नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10 में विषय संस्कृत व्याकरण का भाग संधि प्रकरण। आज अपन संधि प्रकरण का सामान्य परिचय इसके बारे में हम जानेंगे। आगे की वीडियो में हम संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे संधि शब्द से व्युत्पत्ति, यानी संधि शब्द कैसे बनी है इसके बारे में हम जानेंगे। संधि शब्दस्य व्युत्पत्ति, यानी संधि शब्द का जो शब्द है किस प्रकार से बना इसके बारे में हम जानेंगे। तो लिखेंगे सम उपसर्ग पूर्व का, सम उपसर्ग पूर्व का लुधान यानी धा, लुधान यानी धा, धातो, धा धातो की उपसर्गे धौ की इति सूत्रेण, उपसर्गे धौ की इति सूत्रेण की प्रत्ययोगे, इति सूत्रेण की प्रत्ययोगे की प्रत्ययोगे या प्रत्ययकृते संधि रीति शब्दों निष्पद्यते, प्रत्ययकृते संधि शब्द रीति या संधि रीति शब्द निष्पद्यते, शब्दो निष्पद्यते, यानी सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से बना संधि, यानी सम उपसर्ग पूर्वकात लुधान यानी धा धातु उपसर्ग धो की इति सूत्रेण की प्रत्ययकृते संधि रीति शब्दों निष्पद्यते, यानी सम उपसर्ग पहले और धा धातु और उसके बाद उपसर्ग धो की एक सूत्र इति सूत्रेण की प्रत्ययकृत यानी की प्रत्यय लगने से संधि शब्द का निष्पादन हुआ। अब इसकी परिभाषा देखिए, संधि की परिभाषा। यह तो उत्पत्ति है कि संधि शब्द बना कैसे, तो हम संधि की ज़्यादा हम परिभाषा न देकर के एक जो पाणिनि है उसका ही देंगे, और वह है पर शनिकर्षः संहिता। पाणिनि परिभाषा है और वह है परः सन्निकर्ष संहिता। ये पाणिनि की प्रसिद्ध परिभाषा है, परः सन्निकर्षः संहिता, यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं, अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता, यानी वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता इति कहते थे, हम इसको संधि कहते हैं। अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कहते थे, यानी वर्णों की अत्यंत निकटता को हम संधि कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, वर्ण संधानम संधि,
तो उसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, वर्ण संधानम संधि, अर्थात हम लिख सकते हैं इसमें द्वयो वर्णयो परस्पर यत् संधानम मेलनम वा, द्वयो वर्णयो परस्परम मेलनम संधानम वा भवति, तो लिखा द्वयो वर्णयो परस्परम यत् मेलनम संधानम वा भवति तत् संधिरिति कथ्यते। तो वह संधि कहलाती है, यानी दो वर्णों का आपस में या तो मिलना या संधानम अलग होना, उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण की दृष्टि से रामधन अवतारः, तो हम इसको लिख सकते हैं रामावतारः। देखिए यहाँ पर मेलनम हुआ और यहाँ पर संधानम है, यहाँ पर मेलनम है। देखिए यहाँ पर म के साथ अ और अ मिलकर के आ बना, इसलिए रामा हो गया, तो ये संधि हो गई, और ये संधानम है और वह मेलनम है। तो संधि के भेद अब जान लेते हैं, ये परिभाषा और संधि की व्युत्पत्ति। अब हम इसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए संधि के कितने भेद हैं और कौन कौन से भेदों में कितने प्रकार है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो हम लिखेंगे संधि भेदा संस्कृत व्याकरणे संधि त्रिधा भेदा सन्ति। त्रिधा भेदा सन्ति। देखिए कौन कौन सा है। पहला है अच संधि, द्वितीय है पहले अच संधि, दूसरा है हल संधि, तृतीय है विसर्ग संधि। संस्कृत व्याकरण में संधि त्रिधा भेदा सन्ति। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अच संधि को हम स्वर संधि भी कहते हैं, हल संधि को हम व्यंजन संधि भी कहते हैं, और विसर्ग को हम विसर्ग ही कहते हैं। अब अच को, स्वर को अच संधि क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में हम जान सकते हैं। माहेश्वर सूत्र का जो हमने पढ़े 1 से लेकर के 4 तक, जो माहेश्वर सूत्र है 1 से लेकर के 4 तक, यानी अ, ई, उ, प्र, ऋद्रिक, एवं आई, औच, ये चारों जो माहेश्वर सूत्र है, इसका अ से लेकर के अंत में च तक, इन सब के मध्य में सभी के सभी स्वर है, इसलिए इसको अच संधि कहते हैं। और सूत्र क्रमांक 5 हय वरट से लेकर के सूत्र क्रमांक 14 हल है, और हय वरट का पहला ह है और 14 सूत्र का अंतिम ल है, इसलिए इसको हम हल संधि कहते हैं, जो कि इसमें सभी के सभी व्यंजन हैं।
और इसमें सभी के सभी स्वर है, इसलिए इसको अच संधि, इसको हम हल संधि कहते हैं और विसर्ग की विसर्ग संधि ही कहते हैं। अब अपन अच संधि के भेद और इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो अच संधि के बारे में हम जानकारी करते हैं। अब अच संधि कहते हैं किसे हैं, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, यदा द्वयो वर्णयो मेलनम, यदा द्वयो स्वरयो लिखना है, स्वरयो, जब दो स्वरों का मेलनम, संतानम, मेलनम वा जायते, मेलनम वा जायते, जहां होता है वह क्या कहलाती है, अच संधि वा कथ्यते, तत् अच संधि कथ्यते, तो वह अच संधि कहलाती है। अब देखिए, जब दो स्वरों का या तो अलग होना या मेलना वा जायते, यानी मिलना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं, यानी स्वर संधि कहते हैं। यानी पूर्व पद और पर पद दोनों ही कौन होंगे, स्वर ही होंगे। संधि के अंदर चार पद होते हैं, पूर्व पद, पर पद, संधि और संधि विच्छेद। तो पूर्व पद यानी पहला पद, पर पद यानी दूसरा पद, संधि यानी शब्दों को जोड़ना और विच्छेद यानी दो या दो से अधिक भागों में संधि को विभक्त करना। तो देखिए, इसके अंदर कौन कौन से भेद होते हैं अच संधि के। तो सबसे पहले देखिए, अच संधि के भेद होते हैं दीर्घ संधि, उसके बाद दो होती है गुण संधि, नंबर 3 है वो है वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि, नंबर 6 पूर्व रूप संधि, नंबर 7 पररूप संधि, नंबर 8 प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि, यह 8 प्रकार की स्वर संधियां होती है। इनमें से कुछ पाठ्यक्रम में नहीं होती है, प्रकृति भाव संधि लगभग कम पाठ्यक्रम में रहती है, फिर भी 8 प्रकार होते हैं। ऐसे अपन आज अगला देंगे, हम वो लेंगे हल संधि। हल संधि किसे कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, हल संधि के बारे में। हल संधि में हम देखते हैं, पूर्व पद में हमेशा व्यंजन होता है और पर पद में व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। तो लिखेंगे व्यंजनात् परे यदा, नंबर 2 देखिए हल संधि, व्यंजनात् परे, परे यानी बाद में, व्यंजनम स्वरम अथवा स्वरः आयाति, स्वरः आयाति, यानी व्यंजन के बाद या तो व्यंजन आता है या स्वर आता है, उसे हम
हल संधि कहते हैं। हल संधि कथ्यते, यानी व्यंजनात् परे व्यंजनम अथवा स्वरः आयाति तदा हल संधि कथ्यते, यानी व्यंजन के बाद या तो व्यंजन आता है या स्वर आता है तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये पूर्व पद में हमेशा व्यंजन ही होगा और पर पद में व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है। इसके भी कई भेद हैं। अब इसके भेद के बारे में भी हम लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले सचत्व, षष्ठत्व, जसत्व, इस प्रकार के हम अनुस्वार, अनुनासिक, परसवर्ण, पुरुषवर्ण, इस प्रकार इसके भी हम भेद लिख सकते हैं। पहला देखिए हम इसमें लिख सकते हैं सचत्व संधि, ऐसे ही षष्ठत्व, ऐसे ही जसत्व, इसी प्रकार अनुस्वार, ऐसे ही अनुनासिक, ऐसे ही इसमें चत्व संधि भी लिख सकते हैं। ऐसे ही पूर्व सवर्ण संधि, ऐसे ही परसवर्ण संधि, इसी प्रकार तुगागम संधि, ऐसे ही छत्र संधि, ऐसे ही सुडागम संधि, ऐसे ही छव संधि, नमोडागम संधि भी इसमें एक हम लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं नमोडागम संधि इत्यादि हम इस संधियों में लिख सकते हैं। और भी कई प्रकार की संधियां हैं, इसके अंदर हम उसको संधियों के रूप में इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही तीसरी जो संधि है वह है विसर्ग संधि। और वह देखिए विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से भेद हैं, तो देखिए विसर्ग संधि के बारे में भी। नंबर 3 है विसर्ग संधि। यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति कोई भी परिवर्तन होता है सा विसर्ग संधि इति कथ्यते, उसको विसर्ग संधि कहते हैं। यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति स विसर्ग संधि इति कथ्यते, यानी जब विसर्ग के स्थान पर कुछ भी परिवर्तन होता है या कोई भी परिवर्तन होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का मतलब पूर्व पद के बाद विसर्ग होता है और पर पद से पहले विसर्ग होता है। इस विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसको ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए 3 संधियां, तीनों का भी मुख्य पहचान करनी आनी चाहिए। स्वर संधि किसे कहेंगे, पूर्व पद और पर पद दोनों में स्वर होगा इसलिए वो स्वर संधि ही होगी। और हल संधि किसे कहेंगे, याद रखना पूर्व पद में हमेशा व्यंजन ही होगा, पर पद में व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। और विसर्ग संधि के बीच में विसर्ग होगा, ये अनिवार्य है। बाद में होना विसर्ग ये कोई अनिवार्य नहीं है, इसलिए उसका विसर्ग संधि नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए इसके भी 4 भेद हैं। पहला है विसर्ग सत्व संधि, दूसरा भेद है
विसर्ग रुत्व संधि। ऐसे तीसरा भेद है विसर्ग उत्व संधि, और चौथा है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि। तो विसर्ग संधि के 4 भेद। अब जब हम आगे की वीडियो पढ़ेंगे उसमें सभी संधियों का एक एक संधियों का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे, उसके उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने केवल एक परिभाषा और इसके कौन कौन से भेद होते हैं यह इस वीडियो में हमने आपके सामने रखा। आगे की वीडियो में हम एक एक संधि के बारे में जानकारी करेंगे, उसके उदाहरण, उसके सूत्र, उसके नियम के बारे में हम जानेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे।